हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट टाइम हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो टॉपिक है, और बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फोर्स के नेचर के बारे में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो स्टार्टिंग में इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम कोशिश करते हैं एक एग्जांपल की मदद से सीखने की। देखिए मैंने कहा मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैंने वो ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ए पर। कहाँ पर है वो? पॉइंट ए पे है, और मैं उस ऑब्जेक्ट को लेके गया हूँ पॉइंट बी पर। ये जो आपको ए से बी ये दिखाया गया है, ये उस ऑब्जेक्ट को ले जाने के दौरान जो उसका पाथ था, फर्स्ट पाथ, पहले पाथ से इस रास्ते से हम लेके गए। मैंने माना कि वर्क डन जो हुआ जब ऑब्जेक्ट को आप ए से और बी तक मूव करवाते हैं वाया दिस पाथ, तो वर्क डन जो था दैट इज W1। ऑब्जेक्ट लेके गए ए से बी पर। दूसरा कहते हो कि इसको यहां से यहां, मतलब सेम ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन उसकी भी ए थी और फाइनली वो भी कहां पर ले जाया गया है? बी पॉइंट पे ले जाया गया। लेकिन पाथ था अब की बार सेकंड पाथ से। मैंने माना वर्क डन आया W2। कंसीडर किया हमने कि वाया दिस पाथ वर्क डन इज W1, वाया दिस पाथ वर्क डन इज W2। दोनों ही केसेस में आप लोगों की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस थी वो दोनों क्या थी? सेम थी। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि W1 बराबर हो W2 के, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है? W1 इज नॉट इक्वल्स टू W2। तो ये तो बातें हो सकती हैं, या तो W1 बराबर है W2 के, या फिर W1 बराबर नहीं है W2 के। तो यदि W1 बराबर है W2, मतलब वर्क डन दोनों पाथ्स के अलोंग सेम है, तब तो जो फोर्स है, देखिए फोर्स जिसने ये वर्क डन किया, W1 और W2 क्या है? वर्क डन है किसी फोर्स के द्वारा दो अलग अलग, दो डिफरेंट पाथ्स के अलोंग। यदि उस फोर्स के द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखिए चाहे इस पाथ से ले जाओ चाहे इस पाथ से ले जाओ, वर्क डन दोनों केसेस में क्या आया? सेम आया। तो मतलब वर्क डन जो है बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। यदि फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ पे निर्भर नहीं करता है, रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, तो आप जो वो फोर्स था वो फोर्स कहलाएगा कंजर्वेटिव। और यदि वो पाथ डिपेंडेंट है, देखिए दो पोजीशंस इनिशियल और फाइनल तो सेम थी, लेकिन फिर भी वर्क डन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? सेम ऑब्जेक्ट को आप लेके गए, अलग अलग क्यों है? क्योंकि पाथ उन दोनों का डिफरेंट था। इस प्रकार के केस में ऐसा यदि होता है तो वो फोर्स कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे एग्जाम्पल आता है इसका, फॉर एग्जाम्पल इसका कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। यदि आपने ज़्यादा लंबा पाथ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा देर तक उसके ऊपर लगने वाला है, छोटा पाथ है तो कम देर लगेगा। या हो सकता है दूसरे पाथ के अलोंग जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो डिफरेंट हो, तो डिफरेंट वहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रूव भी करेंगे, और बहुत आसानी से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। तो बने रहिए थोड़ी देर के लिए। अभी मैं सिंपल सी आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एक बात पता चली है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं आर पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? पाथ डिपेंडेंट होते हैं।
डिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स only depends work done by these forces only depends on initial and final position। मतलब इन फोर्सेस के द्वारा, कौन से फोर्सेस के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है उनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ रखा गया था और फाइनली आपने उसको कहाँ तक लेके गए आप उसको। तो सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर कार्य डिपेंड करता है। इस प्रकार का जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, वो फोर्स कहलाएगा आपका कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि इस केस में वर्क डन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। सर हमें देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है उसको आगे क्या बढ़ाना है, जब उस पे पाथ पे वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है तो आप एग्जाम्पल लोगे हर पाथ पे डिफरेंट आना है, ये तो क्लियर हो गई है बात, हर पाथ पे डिफरेंट वर्क डन होगा। तो इसको तो आगे नहीं, लेकिन ये चीज प्रूव करने योग्य है। ये चीज आप कह सकते हो कि इसको सर प्रूव करके देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पाथ से ले जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसके ऊपर वर्क डन जो किया है वो सेम वर्क डन है हर पाथ के अलोंग या फिर डिफरेंट है। तो कंसीडर कर लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इजीली आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आप लोग इसको देखें। देखिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को मैं लेके आया पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे। पॉइंट ए जो है वो हाइट h पे है, मैंने केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं मैं, इसका केस फर्स्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पर ए से, और ए से बी तक हम उसको लेके आए। हाइट of point A with respect to B is h। आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, B लिया है, B के रेस्पेक्ट में A पॉइंट की जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू h हाइट है, स्मॉल h से डिनोट किया। यहां पार्टिकल को आपने रखा जिसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, अंडरस्टूड है। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आप लोग प्रूव भी क्या करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो वेट हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट उसका mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमें किसको प्रूव करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो आपको वर्क डन जो निकालना है वो किसके लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए वर्क डन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में W1 कंसीडर कर लिया मैंने। तो देखिए जी फोर्स कितना लग रहा है, हमें पता है Fs cos ऑफ थीटा, ये तो पता है ना हमें वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है ना। फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि कुछ हाइट है, हम 10, 5, 15, 20 मीटर तक यदि इसको रेज करते हैं तो वेट में कोई बदलाव नहीं आएगा अर्थ की सरफेस से। ये श्योर है कि वेट भी चेंज होता है हाइट के साथ, लेकिन जो वेट में चेंज आता है, जो प्रैक्टिकल हाइट्स आप लोग देखते हो इनके ऊपर यदि आप वेट में जो चेंज आता है दैट इज नेग्लिजिबल, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, लगभग कांस्टेंट लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर यदि अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाओगे तो वो मेजरेबल चेंज आना स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिकली आप लोग 5-10 मीटर ऊपर उठाओगे ऑब्जेक्ट को तो जिसमें वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वेट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर दैट हाइट। उस हाइट के लिए वेट लगभग क्या है, कांस्टेंट ही होगा। तो आपने कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल mg फोर्स है जी, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकालना है। इस बात को जरूर दिमाग में रखें कि हमें किस फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना है, mg। ओके, mg फोर्स इसके ऊपर लग रहा था, डिस्टेंस कितनी कवर कर लिया, वो a से और b तक आया, डिस्टेंस उसने कवर की इक्वल्स टू h। एंड कोस ऑफ एंगल कितना है, देखिए वेट नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, बॉडी भी नीचे की तरफ मूव करती है, कोस ऑफ 0 और W1 इज इक्वल टू mg है। वैसे मैं सीधा बता सकता था जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही वर्क डन है। देखिए फिर भी
सेकंड केस में लेके चलता हूं, केस नंबर सेकंड। देखिए सेकंड केस में क्या किया, वही पॉइंट है ए और वही पॉइंट है दूसरा बी, दोनों के बीच की हाइट कितनी है, एच मार्क कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं अब की बार ऐसे तो ला नहीं सकता, इसका तो हमने निकाल लिया, अब कोई दूसरा पाथ देखते हैं। मैं उसको स्टेप्स में ले गया, सीढ़ियाँ नहीं होती है भैया, एक तो छत से आप किसी वस्तु को नीचे फेंक दें सीधा जाएगी वो ड्रॉप, और दूसरा आप लोग उसको सीढ़ियों से लेके आए। चलो तो ले आते हैं, सीढ़ियों से ले आते हैं इसको, ओके ले आए। जो एक जो स्टेप है ना उसकी ये डिस्टेंस x कंसीडर की मैंने, और ये डिस्टेंस है दैट इज h डैश, और टोटल कितने स्टेप्स हैं n, टोटल स्टेप्स कितने n, और एक की जो डिस्टेंस थी हॉरिजॉन्टली कितना है x और वर्टिकली कितना है h डैश। तो देखिए h डैश प्लस 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 ये कंप्लीट कितना बनेगा, h के बराबर, h बराबर आ गया NH डैश, ओके। यहाँ देखिए वेट, ये बॉडी थी यहाँ रखी थी, वेट देखिए बॉडी का, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए एक स्टेप को जब वो क्लियर करेगा, जब आप लोग एक स्टेप उसको मूव करवाओगे बॉडी को, तो एक स्टेप मूव करवाने के दौरान वो दो प्रकार से आप मोशन करवाओगे, एक तो उसकी मोशन करवाएंगे हम हॉरिजॉन्टली और दूसरी मोशन करवाएंगे वर्टिकल मोशन, ये ऐसे फिर ऐसे, एक स्टेप पूरा क्लियर। तो यहाँ देखिए इस स्टेप को हॉरिजॉन्टल जब मोशन थी तब वर्क डन कितना था, WH, वेट कितना है, क्योंकि हमें तो फोर्स वर्क डन निकालना है, वो किसके कारण निकालना है, वो निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किधर लग रहा है, mg नीचे की तरफ, हाई डिस्टेंस कितनी मूव करेगी x, और कोस ऑफ 90 डिग्री दोनों में एंगल 0। जब आपने ये मूव करवाया तो हॉरिजॉन्टल जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसने कोई कार्य नहीं किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने यहाँ इस ड्यूरिंग द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल जो मोशन थी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये, तो mg इंटू एच डैश कोस ऑफ, देखिए यहाँ बॉडी को यहाँ लेके आए नीचे की तरफ, mg उसके ऊपर वेट लग रहा है, हाइट भी नीचे की तरफ है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कवर करी उसने mg h डैश, एक स्टेप को कवर, एक स्टेप उसने मूव करा, ड्यूरिंग दैट टोटल वर्क डन कितना आ गया, w डैश इज इक्वल टू WH प्लस दोनों कंपोनेंट्स आप लोग जोड़ोगे 0 प्लस mgh डैश, नेट वर्क डन आ गया mgh डैश। टोटल कितने स्टेप्स थे n, तो W2 मतलब वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड पाथ, ये पाथ नंबर सेकंड है आपका, ये पाथ नंबर फर्स्ट था, ड्यूरिंग सेकंड पाथ वर्क डन कितना आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू, देखिए एक स्टेप मूव करा mgh डैश, n स्टेप थे कितना इनटू n और h डैश दैट इज इक्वल्स टू h mg h, तो वर्क डन निकला कितना आया, सेकंड पाथ के अलोंग सेकंड पाथ भी वर्क डन कितना आ गया है, वर्क डन की वैल्यू आई है mg h, जो कि पहले वाले केस में थी, ठीक है। चलिए बाय थर्ड पाथ और ले लेते हैं, ये तीसरा पाथ और लेके चलता हूँ, केस नंबर थर्ड है ये, यहाँ से दिखा दूंगा, ये देखिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, कोई दो राय नहीं है सर, ये हमें पता है, पिछली बार की तरह हम फाइनली ऑब्जेक्ट को लेके आए, देखिए ये ऐसे लेके आए, इधर भी वर्क डन कितना होना है, 0 होना है, ठीक है ना। अब देखो ए से बी पर लेके आए, इस ट्रायंगुलर पाथ क्या था, ये तो हॉरिजॉन्टल है, वेट वर्टिकल लगेगा और ये चीज हॉरिजॉन्टल है, तो इनको कंसीडर मत करो। मान लेता हूं कि मैं कभी भी ये एंगल कितना माना मैंने, थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थीटा मानो चाहे इसको थीटा मानो, कोई भी लेके कर सकते हो। वेट इस बॉडी का लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इधर कंपोनेंट उसका लगेगा फिर mg का, थीटा बन रहा है, कोस साथ आएगा फिर इसके, और उसके परपेंडिकुलर आएगा mg साइन ऑफ थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ रिजोल्यूशन हमने बहुत बार किया है,
तो अब कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो वर्क डन आपको निकालना जी, W3 जो थर्ड पाथ के अलोंग जो वर्क डन है वो निकालना। बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, आप लोग वर्क डन यदि आपको निकालना है तो क्या बताया गया था, मैंने आपको पहले बताया है, यदि आपको याद नहीं है तो जो इसी यूनिट का वर्क पावर एनर्जी का जो सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें बताया गया है आपको कि जब भी आप वर्क डन निकालना चाहो तो सिर्फ ये देख लें कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। तो W3 आपको निकालना है, W3 डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हुआ, B ये पॉइंट मैंने C ले लिया, A से और C तक गया, ये पाथ था उसका, A से C तक गया है। तो A से C के अलोंग कितना फोर्स लगा है, mg कोसो थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट इनटू AC। ये 90 डिग्री की ट्रायंगल बनती है बाबूजी, तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। बच गई तीसरी साइड, वो क्या है, बेस। मतलब ये जो साइड है ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करती है बेस को। तो mg cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ये बेस है h के बराबर, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने AC अपॉन AC इंटू AC, AC से AC, अपने cos थीटा की वैल्यू वहां पुट की, फाइनली आपका आंसर है mgh। तीन पाथ लिए, तीनों पाथ के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन को हमने कैलकुलेट करने चाहा और हमने क्या पाया कि अलोंग एवरी पाथ वर्क डन इज सेम। हर पाथ के अलोंग वर्क डन क्या है, सेम है, बराबर वर्क डन हुआ है। चाहे ऑब्जेक्ट को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आप ए से बी पर लेके आए हो, चाहे आप लोग ए से बी पर इस पाथ से लेके आए हो, चाहे ए से बी पर दूसरे पाथ से लेके आए हो, मतलब वर्क डन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर कार्य डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरी चीज के ऊपर काम यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ भले ही कुछ भी हो लेकिन वर्क डन हर केस में क्या है, समान है। इसलिए क्या कहेंगे, पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क डन इस फोर्स के द्वारा, कौन से फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी बातें। एक छोटी सी बात और बतानी बाकी है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होती है। जो कंजर्वेशन मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्सेस का फील्ड जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या रिलेशन होती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए एक बात तो क्लियर है कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू, या मैं कहूंगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ये तो पता होगा हमें कि वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी सिस्टम है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करता हूं एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। कंफ्यूज हुए सर, वर्क डन तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था कि ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन ये नेगेटिव आपने क्यों लगाया, ये क्यों है, इसका रीजन आपको मिलेगा। देखिए आप ये कंसीडर कर लें, हमें बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने क्या किया, डेल्टा यू प्लस सॉरी मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको के से ही डिनोट करेंगे हम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या ये बात आप मानते हो कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो इससे पहले का टॉपिक था उसमें यही चीज समझी है कि काइनेटिक एनर्जी, और प्रूव करी थी हमने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो एनर्जी हैं कांस्टेंट रहेंगी। हाँ अलग अलग नहीं कह रहा हूं मैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि k इज कांस्टेंट एंड u इज कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं है ये मतलब इसका, ये बात कहना गलत होगा। हो सकता हो
लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि टोटल एनर्जी है, हो सकता है काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही हो, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही हो, लेकिन टोटल कितना रहेगा, दोनों का जोड़ तो क्या है, कांस्टेंट है बिल्कुल। तो दोनों का चेंज दोनों में है, लेकिन नेट चेंज कितना है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, चेंज इसमें और इसमें दोनों हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों का जो कंबाइन यदि आप लोग चेंज देखेंगे वो क्या होगा, जीरो। भाई नेट जो एनर्जी थी उसमें चेंज कितना आ गया, जीरो है। बात इसको, इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहां में से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फिर काइनेटिक क्या हुई होगी, डिक्रीज। तो चेंज जितना इसमें उतना चेंज इसमें, नेट चेंज कितना है, जीरो। एक इंक्रीज हुई तो दूसरी डिक्रीज हुई, टोटल क्या रहा, सेम रहा, दोनों के अंदर नेट चेंज जीरो रहा, टोटल सेम रहा, नेट चेंज क्या रहा, जीरो रहा। तो डेल्टा के, मैं डेल्टा यू को यही रख लेता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा की। और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बोलती है, वो बोलती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। समझ पाए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। अच्छा डिफरेंशिएशन कर दो, मैथमेटिक्स वाले घूम सकते हैं, डिफरेंशिएशन देखो, मैं इस रिलेशन को है ना एक बार ट्रांसफॉर्म और कर देता हूं। डिफरेंशिएशन करने से पहले वर्क डन का एक्सप्रेशन आप लोग क्या लिखोगे, एफ डी एक्स एक्स आई और एक्स, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, वर्क डन ही तो आया ये एफ डी एक्स, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वर्क डन कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएशन करो तो डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। इंटीग्रेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन, मतलब यहां यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो गया और dx इंटीग्रेशन के साथ लग रहा था ना, अदरवाइज तो था ही, क्या बचा, माइनस। तो ये एक यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है u इज ए फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन है वो, x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो ये क्या आया भाई, ये क्या कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेडियंट मतलब नीचे x है इसलिए ग्रेडियंट बोल देते हैं हम इसको, लेंथ है नीचे, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। किसी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस में आपको ये मिल सकता है, बोर्ड लेवल के ऊपर आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी यहाँ रखी गई है जिसकी हाइट है ग्राउंड से जो रेफरेंस लेवल था उससे h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी, mgh जी, u बराबर mgh, तो du बाई d, h क्या है, x है ना, x यही तो है। यदि मैं इस हाइट को h की बजाय x से मान लो तो ये क्या लिखना है आपको, x लिखना, इसको क्या लिखोगे आप लोग, x लिखोगे। अब du बाई डी एच करना, d बाई डी सॉरी du बाई डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आप लोग यूज कर रहे हैं। d बाई डी एक्स क्या आया, u कितना है mgx, और डिफरेंशिएशन किया तो mg बाहर, dx अपॉन dx 1 माइनस ऑफ, क्या करें, हाँ ये कितना आया, mg के बराबर आया। तो जी आपने ये कहा था कि माइनस ऑफ, जी आप ऊपर लेके गए हो तो फोर्स आपने अपवर्ड लगाया, जबकि वेट किधर लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, उससे अपोजिट हुई। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था किसके बारे में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बताई गई सभी बातें समझ में आ गई हैं। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या आती है, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। ओके, थैंक यू।